कोलेस्ट्रॉल हमारी जो बॉडी में बनता कैसे है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? आपका 70% जो कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी के अंदर ही बन रहा है। जो आपका जिगर है वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल बनाता है, उसमें 2 तरह के केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। जिगर किस तरह से क्या किरदार अदा करता है और हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इस इशू को? जो हम कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं उनको बर्न करें तो डेफिनेटली जिगर जो है वो आपका एक्स्ट्रा नहीं बनाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो शुगर खा रही है उसको यूटिलाइज कर लेगी। हमें कैसे पता चलेगा कि इतने परसेंटेज हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होना ज़रूरी है और इतना नहीं है? अगर आपकी रेशो ठीक है तो आप हेल्दी हैं। HDL ज़्यादा होना चाहिए, LDL जो है वो कम होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू QAS हेल्थ पॉडकास्ट विद योर होस्ट सादिया बुखारी। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। कोलेस्ट्रॉल होता क्यों है, इसकी कितनी फॉर्म है, बॉडी के लिए ये कितना ज़रूरी है और कितना गैर ज़रूरी है, और अगर कोलेस्ट्रॉल की जो कमी है बॉडी में हो जाए तो हमें किस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ आज जो डॉक्टर मौजूद हैं इनका बड़ा ही बेहतरीन तारुफ है। डायबिटीज़ और स्टमक के स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा मेडिको रूट्स के इनका हॉस्पिटल हैं, 4 हॉस्पिटल हैं गुजरात में, उसकी चेन लेकर ये चल रहे हैं और स्पेशली आज हमारे साथ ये पॉडकास्ट कर रहे हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन में। हम इनसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर हाफिज़ अरसलान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बेहतरीन। सर, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर अमूमन बात की जाती है और कॉमन इशू भी है। अगर बच्चों से लेके बड़ों तक की बात की जाए तो अब तो बच्चों में भी होने लग गया है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि कोलेस्ट्रॉल की क्या अहमियत है हमारी बॉडी में? बेसिकली अगर कोलेस्ट्रॉल पे बात करें तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का एक बड़ा एसेंशियल कंपोनेंट है। हमारी बॉडी में जो सेल वाल होती है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये कोलेस्ट्रॉल का ही बना होता है। ये बड़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन इसकी अभी इस टाइम पे इसको हाईलाइट या इससे बीमारियां क्यों पैदा होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है 1950 में जब ये वर्ल्ड वार 2 का ज़माना था तब इसको डायग्नोज किया गया। तब जो है वो जब फ़ौजी जो है उनका पोस्टमार्टम किया जाता था तो तब इसको देखा गया कि ये नालियाँ जो हैं वो किसी वजह से बंद हैं और इनको कोई प्रॉब्लम हो रही थी दिल की या बाकी शरियानों की। तो उस पर जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसको कोलेस्ट्रॉल का नाम दिया गया। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो है वो 3 to 4 टाइप्स के होते हैं। इसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी है, बुरा कोलेस्ट्रॉल भी है। तो अभी जैसे आपने बताया है कि ये 1950 की जो वार है उसके बाद जो इश्यूज़ हुए और उसके बाद इसको नाम दे दिया गया। अब तो बहुत सारी इसकी टाइप्स भी निकल आई, लेकिन इसकी किस तरह की फॉर्म्स होती हैं उसके हवाले से पहले हमें गाइड कीजिएगा। इसमें ये होता है कि सबसे पहले बुरे जो कोलेस्ट्रॉल हैं जिनकी बात की जाती है, जिसको कोलेस्ट्रॉल का नाम दिया जाता है, ये इटसेल्फ एक टाइप है। ठीक है। इसके बाद LDL होता है जिसको बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और ट्राइग्लिसराइड जो है उसको सबसे बुरा कंसिडर किया जाता है। और जो ट्राइग्लिसराइड है यही मेन काज है जो हमारे बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां हैं, उसकी वजह ट्राइग्लिसराइड है। अब अच्छे की बात करें तो उसको HDL कहते हैं। HDL जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसको कहते हैं। ये बेसिकली जो नालियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है उसको वापस लीवर की तरफ लेके आता है, इसलिए इसको अच्छा कहते हैं। और जो LDL होता है वो लीवर से नालियों की तरफ लेके जा रहा होता है और इससे बीमारियां बनती हैं, इसलिए उसको बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि कोलेस्ट्रॉल हमारी जो बॉडी में बनता कैसे है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? अच्छा, इसमें अगर हम बात करें इसके बनने की या इसमें बॉडी में ज़्यादा होने की, ये कैसे है? कुछ लोग सब कुछ खा रहे होते हैं तो उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बन रहा। कुछ लोग जो हैं वो बड़ी परहेज़ के साथ भी कोलेस्ट्रॉल बन रहा होता है। और हमारे ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि अगर हम ऑयली चीज़ें खाएंगे तो उससे ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा। बेसिकली ऐसा नहीं है। आपका 70% जो कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी के अंदर ही बन रहा है। जो आपका जिगर है वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल बनाता है, उसमें 2 तरह के केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। वो कौन से? एक ग्लूकागॉन होता है, एक इंसुलिन होता है, जो कि इसकी जो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म्स हैं उनको बनाते हैं। जो आप सिंपल शुगर या कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो लेते हैं, जो एक्सेस होते हैं आपकी बॉडी में, जो मेन एनर्जी सोर्स है बॉडी का वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो आप एक्सेस लेंगे वो आपके जिगर में जाएंगे, उनको जो ये केमिकल्स हैं वो उसको ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी में स्टोर कर देंगे। जिस तरह टमी फैट होता है, ये सारा फैट जो है वो जिगर की वजह से बन रहा होता है। ठीक है। और इसमें जो ग्लूकागॉन है इसका रोल ट्राइग्लिसराइड बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी डायबिटीज़ है वो ट्राइग्लिसराइड की वजह से हो रही है। ठीक है। अगर ट्राइग्लिसराइड की मैं बात करूं कि वो कैसे आपकी या क्या क्या आपके नुकसान कर सकता है, जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल है, तो वो आपको आपके जो
डायबिटीज़ के बीटा सेल्स होते हैं पेंक्रियाज में, उनको डैमेज करता है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाता है। आपके ये जो मसल्स हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस इन पे हो रही होती है बीटा सेल्स के डिसफंक्शन की वजह से और ट्राइग्लिसराइड्स जो है उनकी ज़्यादा होने की वजह से। जब ये होती है तो आपको डायबिटीज़ के रिस्क जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और हार्ट अटैक भी शायद इसी वजह की वजह से होते हैं। हार्ट अटैक जो है वो भी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड वार 2 में देखा गया नालियाँ बंद होती हैं, वो जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, LDL बढ़ जाता है, तो वो जाके नालियों में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिससे उनकी नर्विंग होती है और फिर ब्लड सप्लाई मुतासर होने से हार्ट अटैक की शक्ल जो है वो बन जाती है। अच्छा, अभी आपने जैसे कोलेस्ट्रॉल के हवाले से बताया कि अच्छे और बुरे कोलेस्ट्रॉल ये होते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल के क्या फ़ायदे हैं? जो हमारी बॉडी में जैसे मैंने बताया ट्राइग्लिसराइड बुरा कोलेस्ट्रॉल है, HDL जो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। ये अगर ज़्यादा होगा या आपकी बॉडी में मौजूद होगा तो आपको कार्डियोवास्कुलर जो रिस्क हैं वो उनसे आप बच सकते हैं। प्लस जो इसके बॉडी के स्ट्रक्चर में फंक्शंस हैं, इसकी बड़ी मैं इंपॉर्टेंट मिसाल देता हूँ कि हमें ज़रूरत नहीं कोलेस्ट्रॉल कम करने की, हम सिर्फ कोलेस्ट्रॉल पे हमने फोकस रखा हुआ है डॉक्टर्स ने या हमारी सोसाइटी ने कि हम कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम करें, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के बगैर जो है वो बॉडी ना ही स्ट्रक्चरली मेंटेन रह सकती है ना ही फंक्शनली मेंटेन रह सकती है। जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो कोलेस्ट्रॉल कर रहा होता है। उसमें सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो सेल स्ट्रक्चर है, वो कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। फिर एक आपके ब्रेन में जो माइलिन शीथ होती है जिससे जो ब्रेन से रिस्पॉन्स बॉडी को आता है वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनती है। अगर कोलेस्ट्रॉल डेफिशिएंट हो जाए तो एक बीमारी होती है मोटर न्यूरॉन डिजीज़, वो हो जाती है और उससे ये वो बीमारी है जो स्टीफन हॉकिंग को हुई थी। इससे जो है वो बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, इंसान पैरालाइज भी हो सकता है। इसी तरह अगर बात करें तो विटामिन D जो है उसके लिए कोलेस्ट्रॉल बड़ा ज़रूरी रिक्वायर्ड होता है। जो बाइल एसिड है जो आपका पित्ते में तेज़ाब स्टोर होता है, जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है, उसके लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी रिक्वायर्ड है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो इम्यून सिस्टम है आपका, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल मौजूद ना हो तो इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाएगा कि आपकी जो बीमारियों को से बचने की कैपेसिटी है वो इतनी कम हो जाएगी कि आप छोटे छोटे जो इन्फेक्शंस हैं उनको भी बेयर नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको हम कम करेंगे, उससे हम प्रिवेंशन की बात करेंगे। जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल हैं उनको हम प्रमोट करेंगे ताकि जो है हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम मीट कर सकें। ठीक है, तो सर बॉडी के अंदर कितने परसेंटेज, एक परसेंटेज होती है ना कि आपकी बॉडी में इतना कोलेस्ट्रॉल होना ज़रूरी है, हमें कैसे पता चलेगा कि इतने परसेंटेज हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होना ज़रूरी है और इतना नहीं है? इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल। अगर आप वो फास्टिंग में करवाते हैं तो उसमें एक HDL to LDL रेशो दी जाती है। वो अगर आपकी रेशो ठीक है तो आप हेल्दी हैं। HDL ज़्यादा होना चाहिए, LDL जो है वो कम होना चाहिए। वो एक सिंपल सा बहुत सस्ता टेस्ट है, उससे आप पता लगवा सकते हैं कि आपकी बॉडी में कितना है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जो है ना मल्टीपल मील्स भी खाते हैं और बहुत सारे जंक फूड भी खाते हैं, लेकिन वही बात होगी उनको पता नहीं होता। अब कुछ ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए, किन से अवॉइड करना चाहिए, और कौन से हमें जो जंक फूड स्पेशली हैं उनसे किस तरह से बैलेंस रखना चाहिए? जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि क्योंकि 70% आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बन रहा होता है, तो हमें वो चीज़ें खानी है जो एक्स्ट्रा शुगर या एक्स्ट्रा कार्ब्स जो है वो आपकी बॉडी को ना दें। ठीक है। इससे जो है वो आपका लीवर जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स और LDL नहीं बनाएगा, उससे आपकी बचत हो जाएगी। इसकी अगर मिसाल दें तो सबसे बड़ा इसका सोर्स है चीनी, शुगर जो है। हम मीठा बहुत पसंद करते हैं। उसकी मिसाल ये है कि हमारी सोसाइटी में अगर देखें तो जो बेकरीज बन रही हैं, जो मीठे की हैं शॉप्स हैं, वो इतनी ज़्यादा बन रही हैं और इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही हैं, हम लोग इतना इसको पसंद करते हैं। लेकिन उसके अगर स्टडी करेंगे तो डायबिटीज़ में एक बहुत बड़ी वजह जो है ये वो जो बेकरी आइटम्स हैं उनकी जो शुगर है वो है। अगर दूसरी बात करें तो जो आपकी ब्रेड और ये बेकरी की आइटम्स हैं उनमें 90% तक जो है शुगर पाई जाती है। वो जो शुगर है वो भी आपको कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा रही है, जिससे आपके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क होंगे। इसी तरह अगर हम घर में गंदम की बात करें जो कि हम आजकल खा रहे हैं, तो गंदम एक बहुत बड़ा सोर्स है। बाकी जो सोर्सेज हमने जिक्र किए इसमें हम फिर भी लिमिटेड हैं, हम इसको ओकेजनली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आपकी रोटी है उसमें 70% तक शुगर होती है। वो जो शुगर है वो आपके बॉडी में जाती है, जाके उसको कोलेस्ट्रॉल में बदलती है, आपका जिगर बदलता है।
क्योंकि हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आज से कुछ टाइम पीछे जाएं तो हम फिज़िकली एक्टिव थे, अभी जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं हमारे पास कि हमारे चलने का भी टाइम नहीं है, हमारी जो एक्टिविटी है वो 500 कदम से भी कम हो चुकी है। तो वो जो रोटी आप खा रहे हैं वो यूटिलाइज ही नहीं होती, वो जैसे यूटिलाइज नहीं होगी तो उसने फैट की फॉर्म में स्टोर होना है। ठीक है। तो ये जो 3-4 मेन सोर्सेज हैं इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद जो कॉमन सोसाइटी में मिसकंसेप्शन है कि जो तली हुई चीज़ें हैं उससे होता है, तली हुई चीज़ों की कैटेगरी है उससे ज़रूर होता है। अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करें तो उससे आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप जो बीज ऑयल हैं और जो स्पेशली जो आपकी रेडियाँ लगी होती हैं जिस पे गंदा ऑयल जो है वो कई महीनों का ऑयल इस्तेमाल हो रहा होता है, उनसे ज़रूर ये भी बढ़ता है। साथ ही साथ उसमें जो रीहीट होने की वजह से जो फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं वो कैंसर की भी एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। वो ऑयल हमें अवॉइड करना है, लेकिन देसी घी या जो कैनोला ऑयल है उसका इस्तेमाल करें तो उससे ये आपकी बॉडी में नहीं बढ़ेगा, आप उसका इस्तेमाल ओकेजनली कर सकते हैं। अभी आपने जिगर की बात की है तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अभी तो चूँकि ये कॉमन एक बहुत बड़ा इशू बन गया है कि अगर आप किसी 25 भी किसी की एज होगी तो वो टेस्ट करवाने जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो जिगर किस तरह से क्या किरदार अदा करता है और हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इस इशू को? इसमें हम अगर अपनी डाइट पे ख्याल रखें और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है उसके मेंटेन करें, जो हम कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं उनको बर्न करें, तो डेफिनेटली जिगर जो है वो आपका एक्स्ट्रा नहीं बनाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो शुगर खा रही है उसको यूटिलाइज कर लेगी। जैसे हमारी यंग जनरेशन भी है वो भी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो है, लेकिन खाने के लिहाज से वो सोचते हैं कि अभी हम यंग हैं तो वो ज़्यादा खा लेते हैं, तो डेफिनेटली उनका भी बढ़ेगा। इसमें एज की कोई शर्त नहीं है। आजकल बच्चों में भी ये मसला मौजूद है और हम तो वैसे भी चॉकलेट खिलाकर कहते नहीं बच्चों का दिमाग तेज होता है। शुरू से ही हम चॉकलेट के आदी बना देते हैं बच्चों को, जिसकी वजह से वो फिर मीठे के आदी होते हैं और ये सारे मसाइल जो है हो जाती हैं। अच्छा सर, डाइट के हवाले से बात करेंगे कि हमें किस तरह का अपना जो ब्रेकफास्ट है वो क्या होना चाहिए, लंच क्या होना चाहिए, डिनर क्या होना चाहिए, ताकि हमारी उसमें डाइट भी बैलेंस्ड रहे और कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज भी ना हो। आइडियल तो ये है कि हम जो ये पहले हमने चीज़ें की हैं जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उनको तो मैक्सिमम अवॉइड करें, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन जो सिंपल फार्मूला है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है उस हिसाब से आपने ख़ुद अपना मील डिज़ाइन करना है। अगर आप बात करें कि हमें मॉर्निंग में रूटीन में कौन सा इंग्रेडिएंट लेना चाहिए, तो उसके लिए एग जो है बहुत अच्छा सोर्स है। आप स्मॉल अमाउंट में मल्टीग्रेन आटा की रोटी ले सकते हैं। गंदम को अवॉइड करें क्योंकि गंदम में बहुत ज़्यादा शुगर पाई जाती है। मल्टीग्रेन आटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मॉर्निंग में जो है कोई फ्रूट खा सकते हैं। जूस की तरफ कभी ना जाएं, जूस जो है उसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ शुगर होती है जिससे फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बनेगा। ठीक है। इसी तरह अगर लंच की बात करें तो सलाद का ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। सलाद जो है वो इन चीज़ों से भी बचाएगा, और जो मल्टीविटामिन आपकी बॉडी में आजकल, क्योंकि हमारी डाइट ऐसी है उसमें सारी चीज़ें पूरी नहीं होती, तो उनकी कमी को भी पूरा करेगा। ठीक है। इसी तरह उसके साथ जो है वो जो दालें और चने वगैरह हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और शाम को आप ले सकते हैं कोई मल्टीग्रेन आटा की रोटी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के मुताबिक कि आपकी जितनी एक्टिविटी है उतना जो है अमाउंट में उसको खाएं। ठीक है। इसमें 70% जो WHO की रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक आपका 70% जो है कार्बोहाइड्रेट भी कवर हो जाएंगे, लेकिन इसमें कम्प्लेक्स कार्ब्स होंगे। जैसे आपका सलाद है तो उसमें ऐसा कार्ब्स होते हैं जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वो फाइबर की फॉर्म में होते हैं। तो फाइबर भी आपका पूरा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी पूरे हो जाएंगे। अगर आप एग और ये दालें और फिर थोड़ी अमाउंट में गोश्त वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी डेली प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये एक बैलेंस डाइट आपके लिए हो सकती है, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसको ज़रूर मेजर करें कि आप कितना खा सकते हैं। और एक्सरसाइज जो है वो बेहद ज़रूरी है। जैसे अभी आपने स्टार्ट में मिड में भी बताया कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये बड़ा इशू होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में बताइएगा देसी घी का इस्तेमाल कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए? लाइक आप कहते हैं देसी घी खा सकते हैं, इसके बड़े फ़ायदे होते हैं, लेकिन कितनी क्वांटिटी में? जैसे हम बात करें, हमारी घरेलू जो है वो एक रवायत भी चली आ रही है। हमारे बड़े भी बताते हैं कि बादाम जो हैं वो आप 8 से 10 ले सकते हैं। ये हर घर में बच्चे को बताया जाता है। ऐसे ही जो देसी घी है अच्छा ज़रूर है,
लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो आपने इतनी रखनी है कि आपकी डेली जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हो, प्लस उसमें जो कैलोरीज हैं आप उसको भी काउंट करें अपनी डाइट के साथ। आप जो डाइट की कैलोरीज काउंट कर रहे हैं उसमें जो देसी घी की है वो भी काउंट करें, क्योंकि इसमें कम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं तो ये आपकी बॉडी को नुकसान नहीं देता, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो फिर आपका जिगर जो है वो उसको कन्वर्ट कर लेगा। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, अगर तो आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं ना, और ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपके मसल जो है वो रीजनरेट होते हैं, आपकी मसल बिल्डिंग की एक्टिविटी है, तो ये आपके लिए इंतहाई बेनिफिट है। और फिर आपकी ये जो सारी खुराक जो मैंने अभी जिक्र किया ये आपको फ़ायदा भी देगी और आने वाले टाइम में ये एजिंग प्रोसेस को भी रोकती है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरसलान साहब, और एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और बड़ा ही कॉमन इशू चल रहा है। और अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अच्छी खुराक खाएँ, एक्सरसाइज करें और बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।